डिटरमाइनर की एक्सरसाइज 7.9 देखिए, लास्ट एक्सरसाइज इस चैप्टर की, फिर पूरा हो जाएगा ये। पहला वाक्य है देयर इज़ ए हॉस्पिटल, ए आ जाएगा। माई सन स्टडीज़ इन ए यूनिवर्सिटी, ए आ जाएगा। करीम इज़ एन ऑनेस्ट बॉय, एन आएगा यहाँ, ऑनेस्ट है। ये एच भले ही है इसमें शुरू में, लेकिन ये बोलता नहीं है, बोला नहीं जाता, ऑनेस्ट बोलते हैं। आई बाउट एन अम्ब्रेला, आई हैव ए सेवर हेडेक, ए आ जाएगा, हेडेक के लिए ए आता है। वॉकिंग इज़ ए यूजफुल एक्सरसाइज। चंदू इज़ एन ऑनेस्ट मर्चेंट। इज़ देयर एनी हॉस्पिटल, या ए हॉस्पिटल, ए भी एनी होता है। एवरीवन रिस्पेक्ट्स एन ऑनेस्ट मैन। माई ब्रदर विल बी देयर इन लेस देन एन आवर। दिस लेटर वाज डिलीवर्ड बाई ए पियोन, ठीक है, ये लेटर डिलीवर किया गया। दा भी आ सकता है क्योंकि पियोन चपरासी जो होता है वो, लेकिन चपरासी अगर वो एक ही चपरासी है मान लो, फिर दा आ सकता है, क्योंकि फिर तो उसी चपरासी की बात की जा रही है। लेकिन अगर वहाँ कई सारे चपरासी हैं और एक चपरासी के द्वारा इसको भेजा गया है तो ए भी आ सकता है। दिस द काउ इज़ ए यूजफुल एनिमल, ठीक है। तो इस प्रकार ये डिटरमाइनर का चैप्टर पूरी तरह कंप्लीट हो गया है, सभी एक्सरसाइज करा दी है मैंने इसकी। अब हम जो है प्रीपोजिशन हमने बताई थी आपको, तो प्रीपोजिशन की 15.1 एक्सरसाइज आप देखिए। इसमें कुछ शब्द दिए थे, सेंटेंसेस हैं और सामने उनके प्रीपोजिशंस दी हुई हैं, वो भरनी है हमें। पहला सेंटेंस, ही वर्कड इज डेस्क फॉर ओवर 2 आवर्स, ठीक है। तो एट हिज डेस्क आएगा, जगह का स्थान दिया है कि वो काम किया उसने कहाँ, अपनी डेस्क पर, तो पर के अर्थ में एट आता है। आई हैड टू स्टॉप द कार बिकॉज ए काउ वाज स्टैंडिंग ऑन द वे, रास्ते के लिए ऑन द वे आता है। वी पुट सम मनी इन द सेंट्रल बैंक, ठीक है, यहाँ मे का अर्थ है। माई फ्रेंड लिव्स एट मसूरी कह सकते हैं, क्योंकि मसूरी एक जगह है, कोई बड़ी जगह तो है नहीं। द ट्रेन अराइव्ड एट द प्लेटफॉर्म हो जाएगा। शी कैन फिनिश द वर्क, इसमें आप इन लगाएंगे, इन हाफ एन आवर, आधे घंटे में। द हंटर वाज एमिंग एट, एम के साथ एट आता है। आवर ट्रेन डिडंट स्टॉप एट सम ऑफ द स्टेशंस ऑन द वे। यू मस्ट रिटर्न दीज बुक्स लेटेस्ट ऑन मंडे, ठीक है। ये लेटेस्ट ऑन तो इसमें है नहीं, तो बाई मंडे कर दीजिए, निश्चित समय के लिए तक का यहाँ अर्थ निकल रहा होगा तो बाई आ जाएगा, ठीक है। मंडे तक आपको ये किताबें जो हैं रिटर्न करनी है, ठीक है। तो ठीक है, बस कल आप ये 15.2 और 15.3 दो एक्सरसाइज बनाकर लाएंगे, ठीक है, 15.2 एंड 15.3। चलिए अब टेंस की तरफ आ जाते हैं। टेंस की भी एक्सरसाइज हम एक पॉजिटिव वाली मिलवा देते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फिर एक साथ बहुत सारी मिलवाने में दिक्कत होती है, तो इसकी पॉजिटिव वाली हम एक्सरसाइज 20। वह 2 घंटे से खेल रहा है। ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। मैं 3 बजे से पुस्तक पढ़ रहा हूँ। आई हैव बीन रीडिंग ए बुक या द बुक सिंस 3 o'clock। मैं 2 बजे से अपना वे 2 बजे से अपना कार्य कर रहे हैं। दे वर डूइंग देयर वर्क सिंस 2 o'clock। हरी इस कॉलेज में 1990 से पढ़ रहा है। हरी हैज़ बीन स्टडीइंग इन दिस कॉलेज या रीडिंग इन दिस कॉलेज, जो भी आपने लगाया। वैसे अगर कोई किताब अखबार पढ़ रहे हैं तो रीड आता है, और अगर आप वैसे पढ़ाई कर रहे हैं तो स्टडी आता है। स्टडीइंग इन दिस कॉलेज सिंस 1990। मेरा भाई 3 बजे से हॉकी खेल रहा है। माई ब्रदर हैज़ बीन प्लेइंग हॉकी सिंस 3 o'clock। वह 3 घंटे से अपने कपड़े धो रही है। शी हैज़ बीन वॉशिंग हर क्लोथ्स सिंस 3 o'clock। मास्टर साहब 3 दिन से विद्यार्थियों की कॉपियाँ जांच रहे हैं। तो द टीचर हैज़ बीन एग्जामाइनिंग कर सकते हैं, चेकिंग कर सकते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज बुक्स या नोटबुक्स ऑफ द स्टूडेंट्स या स्टूडेंट्स नोटबुक्स भी कर सकते हैं अपोस्ट्रोफी एस लगाकर। फॉर 3 days।
किसान सुबह 7 बजे से खेत जोत रहा है। द फार्मर हैज़ बीन प्लॉइंग द फील्ड सिंस 7 AM। आप सुबह के लिए इन द मॉर्निंग ना लगाकर AM PM का प्रयोग कर सकते हैं। आपको पता है कि सुबह यानी कि रात को 12 बजे से और दिन में 12 बजे तक का समय AM होता है, और दिन में 12 बजे से रात को 12 बजे तक का समय PM होता है। हम इस शहर में 4 माह से रह रहे हैं। वी हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर 4 months। शाम को 4 दिन से बुखार आ रहा है। शाम हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर। ये बुखार आने के लिए सफरिंग फ्रॉम फीवर का प्रयोग करते हैं। सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 4 days। राम 2 घंटे से समाचार पत्र पढ़ रहा है। राम हैज़ बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर फॉर 2 hours। यह धोबी 3 बजे से कपड़े धो रहा है। दिस वॉशरमैन हैज़ बीन वॉशिंग क्लोथ्स फॉर 3 o'clock, सॉरी सिंस 3 o'clock। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज 20 कंप्लीट हो गया। कल हम इसकी 21 मिलवा देंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम ग्रामर में आगे बढ़ते हैं। हमने आपको जो हमारे पार्ट ऑफ स्पीच चल रहे हैं उसमें आर्टिकल तक हम प्रीपोजिशन तक पहुंच गए हैं। अभी हम आपको आगे बढ़ते हैं वर्ब, थोड़ा सा वर्ब के बारे में बताते हैं। वर्ब का जिक्र पहले आ चुका है ट्रांसलेशन में, लेकिन वहां ट्रांसलेशन के हिसाब से आया था वर्ब क्रिया। वर्ब जो है आप जानते हैं क्रिया, एक्टिविटी, काम के होने का पता चलता है। और हमारी जो इसमें आपकी किताब में भी जो चैप्टर है डिटरमाइनर के बाद ही जो 8वां चैप्टर है वर्ब, और इसमें आप देख सकते हैं काइंड्स ऑफ वर्ब्स में कई तरह से हम इसे लेके चल सकते हैं। जैसे हमने आपको हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब 2 काइंड बताए हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब वहीं से मैं शुरू करता हूँ, किताब थोड़ा सा अलग तरीके से बताती है। हमने आपको अभी तक वर्ब के 2 रूप बताए हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब भी 2 प्रकार की हो सकती है। हेल्पिंग वर्ब 2 प्रकार की हो सकती है। वैसे ऑक्सिलरी और मॉडल कहते हैं उन्हें। ऑक्सिलरी मैंने सहायक क्रिया ही होती है, मॉडल भी एक प्रकार के कुछ विशेष वर्ब होते हैं। ठीक है, जैसे ये जो आपकी चैप्टर है शायद इससे आगे होगा। हाँ देखिए 9वां चैप्टर जो है हमारा इन्होंने अलग बना रखा है, ऑक्सिलरीज एंड मॉडल्स। ठीक है, ये वर्ब ही है, ये हेल्पिंग वर्ब ही है, ऑक्सिलरीज और मॉडल्स जो ये आपका चैप्टर है। तो इसको मैं थोड़ा सा यहीं पे बता देता हूँ। ऑक्सिलरीज और मॉडल्स। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब के ही 2 प्रकार हैं, ऑक्सिलरीज एंड मॉडल्स। ऑक्सिलरीज में आप पढ़ेंगे 3 तरह की वर्ब। एक तो बी वर्ब, एक होती है आपकी डू वर्ब, और एक होती है आपकी हैव वर्ब। बी, डू, हैव, ये सब आप टेंसेस के अंदर पढ़ते हैं। बी वर्ब में आती हैं इज, एम, आर, वाज वर, विल बी, शैल बी, जो आप पढ़ते हैं, जो आप अभी टेंसेस में पढ़ेंगे वो सब बी वर्ब में हम पढ़ेंगे। डू वर्ब आ चुकी हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू और डज का हमने प्रयोग किया है, उसका पास्ट इंडेफिनिट भी आएगा अभी, उसमें डिड का प्रयोग करेंगे। और हैव भी अभी आगे टेंस एक तो आ ही चुका है,
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जहां हमने हैज हैव का प्रयोग किया है। तो ये बी, डू और हैव, ये तीनों वर्ब जो है टेंसेस में हम पढ़ते हैं। यानी कि ऑक्सिलरी जो हमारी वर्ब होती, कोई आपसे वैसे ही जानकारी के लिए ज़रूरी होती हैं चीज़ें अक्सर, क्योंकि हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं और कोई आपसे पूछ लेता है कि ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है, अरे सर ने तो बताया ही नहीं हमें तो हेल्पिंग वर्ब ही बताया गया है। लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब भी हेल्पिंग वर्ब की तरह ही होती हैं, जो आप टेंसेस में, ये कह लीजिए आपके हेल्पिंग वर्ब उनका एक सामान्य नाम है, ऑक्सिलरी थोड़ा सा स्टैंडर्ड नाम है, ठीक है। तो ऑक्सिलरी वर्ब जो है ये हम टेंसेस में पढ़ते हैं, टेंसेस की जो हेल्पिंग वर्ब है वही हमारी ऑक्सिलरी वर्ब होती है, ठीक है। मॉडल वर्ब्स हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। ये कुछ विशेष वर्ब होती हेल्पिंग वर्ब ही है, होती हेल्पिंग वर्ब भी है, लेकिन टेंसेस से अलग होती है, 12 टेंस में नहीं आती, 12 टेंस से अलग होती हैं और इनके कुछ अपने विशेष प्रयोग होते हैं, उस विशेष प्रयोग के अर्थ में इनको लगाया जाता है। जैसे आप कुछ जानते भी होंगे, कैन सकना होता है, ठीक है, शुड चाहिए होता है, तो इस तरह की वर्ब होती है। इसका एक अलग चैप्टर हम अलग से ही पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल हम ऑक्सिलरी वर्ब हमारी चल रही हैं, वो चल रही हैं हमारे जो है टेंसेस के माध्यम से। अभी हम 4 टेंस हम कर चुके हैं, तो वो वहाँ से कंप्लीट होंगी। मॉडल का हम अलग से चैप्टर कराएंगे। अब मेन वर्ब पे आते हैं। मेन वर्ब जो है उसके 2 टाइप हैं मेनली जो आप अभी पढ़ते हैं, एक ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव को हिंदी में कहते हैं सहकर्मक, यानी कि ऐसी वर्ब जिसे कर्म की आवश्यकता पड़ती है, जो बिना कर्म के नहीं चल सकती। खाता है, आप नहीं कह सकते खाता है, कहोगे आप किसी को कि वह जी वह खाता है, अरे क्या खाता है वो तो बताओ, जी वो खा रहा है, क्या खा रहा है वो तो बताओ, खेल रहा है, क्या खेल रहा है। तो जो हमारी ऐसी वर्ब है जो बिना ऑब्जेक्ट के नहीं चल सकती, वो ट्रांजिटिव वर्ब कही जाती है, ठीक है। और कुछ ऐसी वर्ब है जो बिना ऑब्जेक्ट के चलती हैं, उन्हें इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। हिंदी में हम कह सकते हैं अकर्मक क्रिया, बिना कर्म के चलने वाली, ठीक है। तो आप इनको आराम से पहचान सकते हैं। अगर आपसे कोई सेंटेंस देकर पूछे कि भाई ये बताओ इसका ये वर्ब सकर्मक है या अकर्मक है, ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है, तो इसे पहचानने के मैं आपको 2 आसान तरीके बताता हूँ। पहला तो वो जो मैं पहले बता चुका हूँ कि आप किसी भी वर्ब के साथ, जो भी वर्ब आपको दी जाती है, मान लो खाता है, तो आप उसके साथ या तो क्या लगा के देखिए या किसको ला कर देखिए, क्या खाता है, तो जवाब मिलता है आपको। अगर उसका जवाब वाक्य में आपको मिलता है, क्या खाता है, भोजन, सेब, केला, क्या पढ़ता है, अखबार, किताब, ठीक है, क्या लिखता है, निबंध, कहानी, तो ये जो जवाब आपको वर्ब के साथ मिलते हैं, क्या शब्द लगाकर या किसको शब्द, पीटता है, किसको पीटता है, सहायता करता है, किसकी सहायता करता है, धोखा देता है, किसको धोखा देता है, तो ये जो क्या और किसको लगाकर आपको मैंने ऑब्जेक्ट निकालना शुरू में बताया था ट्रांसलेशन के समय, जब मैं ट्रांसलेशन आपको करा रहा था, वहाँ मैंने आपको 2 ऑब्जेक्ट बताए थे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो जिस वर्ब के पास डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है, सकर्मक। और जिस वर्ब में आपको ये ऑब्जेक्ट नहीं मिलेंगे वो इनट्रांजिटिव वर्ब होती है, पहला तरीका। दूसरा तरीका आप देख सकते हैं किसी भी अंग्रेजी सेंटेंस में। दूसरा तरीका इंग्लिश वाक्य के लिए है मेनली, कि इंग्लिश सेंटेंस में आप देखिए, सब्जेक्ट आपने पहचान लिया, हेल्पिंग वर्ब आपने पहचान ली, मेन वर्ब। जब देखिए जैसे मैंने वाक्य लिखा कि ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल। एक वाक्य मैंने लिखा ही टेक्स फूड एट 6। ये 2 सेंटेंस देखिए ध्यान से। इसमें आप देखिए मेन वर्ब कहाँ है दोनों सेंटेंस में, ये रही हमारी मेन वर्ब, पहले वाक्य में गोज और दूसरे वाक्य में टेक्स, ठीक है। अब देखिए मेन वर्ब से जस्ट आगे
पहले वाक्य में क्या है? प्रीपोजिशन टू। टू एक प्रीपोजिशन है, ये वहाँ बतानी हमारे याद नहीं रही, अभी यहाँ पढ़ते पढ़ते याद आई, तभी तो मैं आपसे लगातार कहता हूँ कि आप किताब भी पढ़ा कीजिए, उसमें हो सकता है कोई चीज़, क्योंकि मैं बिना किताब के पढ़ाता हूँ तो कभी कभी कोई चीज़ मिस हो जाती है, तो उसे आप पूछ सकते हैं। यही स्टूडेंट का मुख्य रूप से काम होना चाहिए कि जो उसे पढ़ाया जा रहा है वो खुद भी स्टडी करे और देखे कि क्या चीज़ छूटी है, क्या चीज़ सर ने नहीं बताई। तो टू भी एक प्रीपोजिशन होती है, और अक्सर टू जो है टू है और तो दो होती हैं, ये टू और टूवर्ड्स दोनों को ही बता देते हैं, टू और ये होती है, ठीक है। तो जो टू है, टू एक दिशा प्रकट करती है, सॉरी दिशा नहीं, मतलब एक आप कहीं जा रहे हैं, आपका मूवमेंट किस तरफ है, कहीं आप जा रहे हैं, कहीं आप आ रहे हैं, तो जो जाने की आने की आपके मूवमेंट करने की जो जगह है कि आप वहाँ जा रहे हैं, तो उसके लिए टू आता है। जैसे आप गो के बाद टू लगाते हैं, कम के बाद टू लगाते हैं, ठीक है। तो कोई भी ऐसी वर्ब है जिसमें आप एक दिशा प्रकट करते हैं कि भाई मुझे वहाँ जाना है, ठीक है। दिशा नहीं है, स्थान समझ लीजिए, दिशा तो टूवर्ड प्रकट करेगा। टूवर्ड्स में टू में यही अंतर है कि टूवर्ड्स केवल दिशा प्रकट करता है, आप वहाँ जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। मान लो आपको गए कि भाई सामने मान लो कोई मंदिर है, तो अगर आप मंदिर में ही जा रहे हैं तो आप टू लगाइए, गो टू टेम्पल। लेकिन आप मंदिर में नहीं जा रहे हैं, आप मंदिर की तरफ जा रहे हैं, मंदिर की ओर जा रहे हैं, आपको वहाँ कोई दूसरा काम है कहीं आसपास उसके, लेकिन दिशा वही है जिस दिशा में मंदिर है, तो आप टूवर्ड्स का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये दो प्रीपोजिशन टू और टूवर्ड्स भी आती हैं। टू केवल स्थान, एक और टू आता है संबोधन करने के लिए। अगर मैं सामने वाले से कुछ कह रहा हूँ तो कुछ वर्ब होती हैं जो संबोधन के लिए आती हैं। जैसे अगर मैं आपको कुछ बात कर रहा हूँ तो टॉक टू यू, कुछ लिख रहा हूँ आपको पत्र लिख रहा हूँ तो राइट टू यू, ठीक है। आपसे कुछ मैं मांग रहा हूँ, मतलब इस तरह की जो चीज़ें हैं सामने एड्रेस करने के लिए, उसके लिए भी टू का प्रयोग करते हैं। चलिए खैर, तो वर्ब के तुरंत बाद अगर आपको प्रीपोजिशन रखी मिल जाती है, ये सबसे आसान तरीका है, लेकिन इंग्लिश सेंटेंस में आप इसे पकड़ पाएंगे। अगर वर्ब के तुरंत बाद प्रीपोजिशन है तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसके पास कर्म नहीं है फिर, क्योंकि आपको पता है वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में कुछ नहीं आता। आर्टिकल तो कोई बड़ी बात नहीं, आर्टिकल तो आ सकता है, लेकिन प्रीपोजिशन कोई नहीं आती। वर्ब के डायरेक्ट बाद आराम से कर्म उसका आ जाता है, अगर उसके पास कर्म नहीं है तब प्रीपोजिशन आएगी। तो ये टेक के बाद देखिए फूड रखा हुआ है, बीच में कुछ तो नहीं है, बीच में कोई प्रीपोजिशन नहीं है, तो ये ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। तो इस प्रकार इंग्लिश सेंटेंस में और हिंदी सेंटेंस में आप अलग अलग तरीके से वर्ब को पहचान सकते हैं, ठीक है। तो ये वर्ब का एक क्लासिफिकेशन है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव कर्म के हिसाब से। एक क्लासिफिकेशन और है यूज के हिसाब से, ठीक है, जो ट्रांजिटिव वर्ब का भी हो सकता है और इंट्रांजिटिव वर्ब का भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि वर्ब का एक क्लासिफिकेशन और भी होता है। वर्ब का एक क्लासिफिकेशन और है फिनाइट वर्ब, फिनाइट वर्ब और नॉन फिनाइट वर्ब। फिनाइट वर्ब और नॉन फिनाइट वर्ब, ये भी मेन वर्ब का एक क्लासिफिकेशन कह सकते हैं, मेन वर्ब या वर्ब का कह लीजिए, ठीक है। फिनाइट वर्ब और नॉन फिनाइट वर्ब, देखिए इनमें क्या अंतर है। फिनाइट वर्ब वो होती है जो टेंस या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल जाती है, ठीक है। यानी कि सीधी सी बात है, जो आपको टेंस पहचान करने में मदद करती है, ठीक है। जैसे ये वर्ब है, आपको साफ दिख रहा है गोज, ये गो के साथ ईएस क्यों लगा, इससे आपको टेंस का पता चलता है कि ये फला टेंस का वाक्य है। यानी कि जिस वर्ब से आपको टेंस का पता चलता हो
उस वर्ब में टेंस के अकॉर्डिंग परिवर्तन हो रहे हों, टेंस के अकॉर्डिंग फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म या फिर आईएनजी लगाना पड़ रहा हो, तो वो वर्ब जो है फिनाइट वर्ब होती है, जो टेंस के अकॉर्डिंग बदल जाती है। और जो वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग नहीं बदलती उसे नॉन फिनाइट कहते हैं। ठीक है, तो टेंस के अकॉर्डिंग बदलेगी फिनाइट वर्ब, और जिस पर टेंस का कोई फर्क नहीं पड़ता वो नॉन फिनाइट होती है। टेंस फिनाइट वर्ब अभी आपकी चल रही है, ये जितने भी हम टेंसेस पढ़ा रहे हैं इन सब में फिनाइट वर्ब का ही हम इस्तेमाल कर रहे हैं। नॉन फिनाइट का अलग से एक चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा बाद में, टेंसेस के बाद। नॉन फिनाइट में आपको 3 चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी। नॉन फिनाइट 3 टाइप के होते हैं। एक होता है इन्फिनिटिव, एक होता है जीरंड, और एक होता है पार्टिसिपल। ठीक है, इसके अलग अलग चैप्टर हैं, बाकायदा आपको अलग अलग पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, ये नॉन फिनाइट्स और फिनाइट्स, अभी आपकी फिनाइट वर्ब चल रही है। ठीक, नॉन फिनाइट बाद में आपको कराया जाएगा। तो ये पूरा एक क्लासिफिकेशन है। शुरू में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब हमने आपको बता ही रखा है पहले से ही, लेकिन हेल्पिंग वर्ब को भी हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं, जिसमें आप बी वर्ब पढ़ते हैं, डू वर्ब पढ़ते हैं और हैव वर्ब पढ़ते हैं। ये सब टेंसेस की वर्ब हैं। जो आप 12 टेंस पढ़ते हो, 12 टेंस में इनका इस्तेमाल होता है। ठीक है, बी वर्ब में इज एम आर, वाज वर, विल बी, शैल बी। डू वर्ब में डू, डज, डिड, और हैव में हैज, हैव, हैड। ये सब हम टेंस में पढ़ेंगे। मॉडल्स हमने आपको बताया, अलग से कुछ क्रियाएं होती हैं, कुछ हेल्पिंग वर्ब है जिनका कुछ अलग प्रयोग होता है, वो अलग से आपको पढ़ाया जाएगा, चैप्टर इसका अलग से होगा। फिर हमने वर्ब में आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब समझाई। ट्रांजिटिव ऐसी वर्ब हैं जो कर्म के साथ चलती हैं, इंट्रांजिटिव जो अकर्मक होती हैं। फिर उसके बाद वर्ब का एक और क्लासिफिकेशन बताया, फिनाइट और नॉन फिनाइट। फिनाइट वर्ब जो टेंस के अकॉर्डिंग चलती हैं, टेंस का पता चलता है इनसे। नॉन फिनाइट का टेंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, टेंस का इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये 3 इसके अलग से क्वालिफिकेशन, इन्फिनेटिव, जीरंड और पार्टिसिपल। ठीक है, तो ये थोड़ा सा वर्ब हमने आपको बता दिया है। ठीक है, इसका स्टडी किताब से भी करने का प्रयास करेंगे। बाकी पूरी तरह समझ में तब आएगी जब हम इनके पूरे चैप्टर, ये मॉडल्स हैं, इन्फिनेटिव है, सब पढ़ा देंगे, तब आपको पता चलेगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही।